आज की हमारी चर्चा का विषय है एनॉमली डिटेक्शन, यानी असामान्य चीजों का पता लगाना। अब सोचिए, आपको 4 बिल्लियों की तस्वीर दिखाकर एक कुत्ते की तस्वीर पहचानने को कहा जाए, तो ये तो बहुत आसान है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर आपको एक साथ चल रहे 100 सर्वरों का लाइव डेटा दिखाया जाए और पूछा जाए कि भाई कौन सा सर्वर अजीब बर्ताव कर रहा है, ये थोड़ा मुश्किल हो गया। और जब डेटा बहुत ज्यादा जटिल हो तो सामान्य और असामान्य के बीच का फर्क पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाता है, खास तौर पर जब बदलाव बहुत ही मामूली हो। और यहीं पर एनॉमली डिटेक्शन की भूमिका शुरू होती है। एक एनॉमली या विसंगति का मतलब है अपेक्षित व्यवहार से कोई भी विचलन। और यह समझना जरूरी है कि इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कुछ टूट गया है या कोई बड़ी गड़बड़ हो गई है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो पैटर्न में फिट नहीं हो रहा। ये एक दिलचस्प बात है। हमारे एक स्रोत में एक बेहतरीन उदाहरण था। कुछ साल पहले अगर बच्चे सुबह 3 बजे किसी पार्क में घूमते हुए दिखते तो ये पक्का एक एनॉमली होती। हाँ, जाहिर है। लेकिन जब पोकेमॉन गो लॉन्च हुआ तो ये रातों रात बिल्कुल सामान्य हो गया। मतलब जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, उसकी परिभाषा भी हालात के हिसाब से बदल सकती है। बिल्कुल। और आज हम इसी की गहरी पड़ताल करेंगे। हम समझेंगे कि ये विसंगतियां क्या हैं, इन्हें पहचानने के अलग-अलग तरीके कौन से हैं, और सबसे जरूरी हम देखेंगे कि असल दुनिया में ये तकनीक कैसे काम करती है। हमारे पास जो स्रोत है वे तकनीकी व्याख्यानों और कुछ बहुत ही दिलचस्प प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस का मिश्रण है। चलिए तो फिर इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले ये मशीन लर्निंग के लिए एक मुश्किल समस्या क्यों मानी जाती है? ऐसा क्या है इसमें? इसकी सबसे बड़ी वजह है जिसे हम क्लास इम्बैलेंस कहते हैं। क्लास इम्बैलेंस। हाँ, किसी भी सिस्टम में ज्यादातर समय सब कुछ ठीक ठाक ही चलता है, तो आपके डेटा में 99% से भी ज्यादा डेटा सामान्य होता है और शायद 1% या उससे भी कम असामान्य या एनॉमलस होता है। अब आप पारंपरिक मशीन लर्निंग मॉडल को इतने कम असामान्य उदाहरणों के साथ सिखाने की कोशिश करेंगे तो वो अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। वो बस ये सीख लेता है कि हर चीज को सामान्य बोल दो, क्योंकि ज्यादातर बार वो सही होगा। मतलब ये उस स्टूडेंट की तरह है जो मुश्किल सवाल छोड़कर सिर्फ आसान वाले ही हल करता है। तो हम शुरुआत कहाँ से करें? मान लीजिए हमारे पास लगातार डेटा आ रहा है, जिसे हम डेटा स्ट्रीम कहते हैं। जैसे किसी वेबसाइट पर हर सेकंड कितने यूजर्स आ रहे हैं। हमें तुरंत पता लगाना है कि कब कुछ अजीब हो रहा है। इस तरह के रियल टाइम काम के लिए हमें तेज और हल्के तरीकों की जरूरत होती है। एक बहुत पुराना और जाना पहचाना सांख्यिकीय तरीका है जी स्कोर। जी स्कोर? हाँ, ये बस ये बताता है कि कोई नया डेटा पॉइंट पिछले डेटा के औसत यानी मीन से कितना दूर है। दूरी को हम मानक विचलन या स्टैंडर्ड डिविएशन में नापते हैं। अगर कोई पॉइंट औसत से बहुत ज्यादा दूर है, मान लीजिए 3.5 स्टैंडर्ड डिविएशन से ज्यादा, तो हम उसे एक अनोमली मान लेते हैं। जेड स्कोर सुनने में तो बहुत सीधा और सरल लगता है। अगर ये इतना आसान है तो हम हमेशा इसी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इसमें कहाँ पर दिक्कत आ सकती है? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। इसकी सादगी ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। औसत और मानक विचलन दोनों ही आउटलायर्स यानी चरम मानों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। सोचिए, आपके डेटा में 99 सामान्य वैल्यू हैं और अचानक एक बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है। वो एक अकेली वैल्यू पूरे औसत को अपनी तरफ खींच लेगी। अच्छा। और मानक विचलन को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। अच्छा, तो इसका असर ये होगा कि जो अगली अनोमलीज होंगी वो उस बढ़े हुए मानक विचलन की वजह से सामान्य लगने लगेंगी। मतलब एक चोर भर में घुसकर अलार्म सिस्टम ही खराब कर गया। बिल्कुल सही पकड़ा। वो एक आउटलायर पूरे सिस्टम को कुछ समय के लिए अंधा कर देता है। इसका एक मजबूत विकल्प है माध्यिका यानी मीडियन, और माध्यिका निरपेक्ष विचलन या मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन MAD का उपयोग करना। माध्यिका पर चरम मानों का कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि वो बस बीच की वैल्यू होती है। इसके आधार पर हम मॉडिफाइड जेड स्कोर की गणना करते हैं, जो रियल टाइम डिटेक्शन के लिए कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। ठीक है, तो ये तो हुआ डेटा स्ट्रीम के लिए जहां डेटा लगातार बह रहा है। लेकिन अगर हमारे पास एक स्थिर डेटा सेट हो, जैसे एक ग्राफ पर बिखरे हुए कई बिंदु, और हमें उनमें से सबसे अलग थलग बिंदु को खोजना हो, उस स्थिति में घनत्व आधारित यानी डेंसिटी बेस्ड तरीके बहुत काम आते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध एल्गोरिथम है लोकल आउटलायर फैक्टर या LOF। इसका मूल विचार बहुत सहज है। विसंगतियां या अनोमलीज सामान्य बिंदुओं की तुलना में अपने पड़ोस में ज्यादा अकेली और अलग थलग होती हैं। इसे किसी असली उदाहरण से समझ सकते हैं? जरूर। सोचिए,
हमारे पास क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन का डेटा है। एक सामान्य खरीदारी जैसे आपके शहर के किसी स्टोर पर, उसके जैसे ही और कई लेन देन के आसपास होगी। लेकिन अगर उसी कार्ड से अचानक किसी दूसरे देश में एक बहुत बड़ी रकम की खरीदारी होती है, तो वो उस डेटा में एक अकेला अलग थलग बिंदु होगा। LOF इसी अकेलेपन को गणितीय रूप से पकड़ता है। और हमारे स्रोतों में इसे समझाने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका था। हाँ, वो रीच एबिलिटी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। इसे एक सरल सवाल से समझ सकते हैं। जिन लोगों को आप अपना सबसे करीबी दोस्त मानती हैं, क्या वे भी आपको अपना सबसे करीबी दोस्त मानते हैं? एक सामान्य डेटा पॉइंट के जो पड़ोसी होते हैं, वे भी उसे अपना पड़ोसी मानते हैं, क्योंकि वे सब एक घने समूह का हिस्सा हैं। अच्छा। लेकिन एक एनॉमली जो किसी समूह के किनारे पर या दूर होती है, वो तो अपने पड़ोसियों को करीबी मानती है, पर उसके पड़ोसी उसे अपना करीबी नहीं मानते। वाह, मतलब डेटा की दुनिया में भी सोशल ऑकवर्डनेस होती है। ये तो कमाल का तरीका है इसे देखने का। तो ये LOF स्कोर इसी पर आधारित है। बिल्कुल। LOF स्कोर दरअसल आपके अपने घनत्व और आपके पड़ोसियों के औसत घनत्वों का अनुपात होता है। अगर आपका स्कोर 1 के आसपास है, मतलब आप और आपके पड़ोसी एक जैसे घने इलाके में रहते हैं, सब नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका स्कोर 1.5 से बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपके पड़ोसी आपसे कहीं ज्यादा घने इलाके में हैं और आप उनसे दूर एक सुनसान जगह पर है, मतलब आप एक आउटलायर हैं। ठीक है, तो LOF पड़ोसियों के घनत्व को देखकर काम करता है। लेकिन इसमें भी और Z स्कोर में भी हम पहले ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सामान्य क्या है। एक सामान्य रेंज या एक सामान्य पड़ोस। क्या हम इस समस्या को पलट सकते हैं? मतलब सामान्य को भूलकर सीधे सीधे सिर्फ असामान्य को ही ढूंढने निकले? क्या बात है, आपने आइसोलेशन फॉरेस्ट के पीछे के मूल सिद्धांत को पकड़ लिया है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और अलग अप्रोच है। इसका सिद्धांत है, विसंगतियां कम और अलग होती हैं। एनोमलीज आर फ्यू एंड डिफरेंट। इसलिए ये एल्गोरिदम सामान्य डेटा को प्रोफाइल करने की मेहनत नहीं करता, बल्कि सीधे विसंगतियों को आइसोलेट यानी अलग थलग करने की कोशिश करता है। ये कैसे काम करता है? सुनने में तो बहुत असरदार लग रहा है। इसे एक पेड़, एक ट्री की तरह समझें। एल्गोरिदम आपके डेटा को बेतरतीब ढंग से तब तक काटता या विभाजित करता रहता है जब तक हर डेटा पॉइंट अकेला ना रह जाए। अब सोचिए, एक सामान्य बिंदु जो दूसरे बिंदुओं के झुंड के बीच में है, उसे अकेला करने के लिए आपको कई बार काटना पड़ेगा। सही। लेकिन एक अकेली विसंगति जो पहले से ही सबसे दूर बैठी है, उसे अलग करने के लिए शायद 1 या 2 कट ही काफी होंगे। तो इसका मतलब पेड़ में जिस पॉइंट तक पहुंचने का रास्ता जितना छोटा होगा, उसकी एनोमली होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। तो बड़ा आइडिया ये है कि नॉर्मल क्या है, इसे पूरी तरह से परिभाषित करने से कहीं ज्यादा आसान है झुंड से बिछड़े हुए को ढूंढना। एल्गोरिथम सामान्यता नहीं सीख रहा, वो अकेलापन खोज रहा है। ये तो सोचने का तरीका ही बिल्कुल पलट देता है। आपने एकदम सही तरीके से इसे सारांशित किया है, और ये बहुत तेज काम करता है। इसका एक अच्छा उदाहरण हो सकता है सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट्स का पता लगाना। एक असली यूजर की गतिविधियां, लाइक, कमेंट, दोस्त बनाना, ये सब दूसरे असली यूजर्स के साथ गुथी हुई और जटिल होती हैं। सही। लेकिन एक बॉट से बनाया गया फर्जी अकाउंट शायद बस लॉगिन करके एक लिंक पोस्ट करता है। आइसोलेशन फॉरेस्ट के लिए ऐसे सरल और अलग थलग व्यवहार को पकड़ना बच्चों का खेल है। चलिए अब इसे एक और असली दुनिया की समस्या पर लागू करते हैं। टाइम सीरीज डेटा। जैसे समय के साथ किसी मशीन का तापमान या किसी वेबसाइट पर यूजर की गतिविधि। यहाँ पर चुनौतियां थोड़ी अलग होती हैं। हाँ, टाइम सीरीज में हमें न सिर्फ अचानक आने वाले बड़े स्पाइक्स पकड़ने होते हैं, बल्कि मौसमी पैटर्न, सीजनैलिटी को भी ध्यान में रखना होता है। इसके लिए ट्विटर द्वारा विकसित सीजनल हाइब्रिड ESD एल्गोरिथम बहुत प्रभावी है। ये ग्लोबल, मतलब बहुत बड़े स्पाइक्स, और लोकल, यानी उस विशेष समय के लिए असामान्य, दोनों तरह की विसंगतियों को पकड़ सकता है। एक मिनट, यहाँ सीजनल या मौसमी वाले हिस्से को थोड़ा और समझते हैं। मतलब अगर हम किसी ई-कॉमर्स साइट की बात करें, तो दिवाली के समय बिक्री बढ़ना कोई विसंगति नहीं है, वो तो एक अपेक्षित सीजनल पैटर्न है। तो ये एल्गोरिदम इतना स्मार्ट है कि पहले ऐसे पैटर्न्स को हटा देता है ताकि असली गड़बड़ी पकड़ में आए। बिल्कुल, इसका पहला कदम यही है, जिसे सीजनल डीकंपोजिशन कहते हैं। ये डेटा में से 3 चीजें अलग करता है: ट्रेंड, सीजनैलिटी और बचा हुआ रैंडम शोर। ये अनुमानित मौसमी पैटर्न को हटा देता है ताकि हम असली सिग्नल पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
इसके बाद बचे हुए डेटा पर एक्सट्रीम स्टूडेंटाइज्ड डिविएट या ESD नाम का एक मजबूत सांख्यिकीय परीक्षण इस्तेमाल किया जाता है, जो बार-बार सबसे चरम बिंदु को ढूंढकर उसे एनोमली के तौर पर फ्लैग करता है। चलिए, अब इन सब सिद्धांतों को एक्शन में देखते हैं। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही प्रभावशाली डेमो था, जिसमें क्यूब सर्वो 2 नाम के एक उल्टे पेंडुलम का इस्तेमाल किया गया। हाँ, उस डेमो में एक ऑटो एनकोडर नाम के न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल हुआ था। अब ऑटो एनकोडर का कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार है। आप इसे एक ऐसे कलाकार की तरह समझिए जिससे सिर्फ और सिर्फ बिल्लियों के चित्र बनाना सिखाया गया है। आप उसे हजारों बिल्लियों की तस्वीरें दिखाते हैं और वो उन्हें हूबहू कॉपी करना सीख जाता है। अब अगर आप अचानक उसे एक कुत्ते की तस्वीर दिखाकर बनाने को कहें तो वो कोशिश तो करेगा, पर नतीजा बहुत अजीब और बिगड़ा हुआ होगा। वो जो अजीबपन है वही हमारी रिकंस्ट्रक्शन एरर है। ये हमें बताता है कि कलाकार ने कुछ ऐसा देखा है जो उसने पहले कभी नहीं देखा। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ, ऑटो एनकोडर का काम है डेटा का एक पुलिस स्केच बनाना। जब तक वो जाने पहचाने चेहरे देख रहा है, स्केच अच्छा बनता है। जैसे ही कोई अजनबी आता है, स्केच बिगड़ जाता है और अलार्म बज जाता है। क्या ये सही है? ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। बिल्कुल सही। तो डेमो में नेटवर्क को सिर्फ पेंडुलम के सामान्य व्यवहार पर प्रशिक्षित किया गया। जब तक पेंडुलम सामान्य रूप से चल रहा था, रिकंस्ट्रक्शन एरर बहुत कम थी। लेकिन फिर उन्होंने कुछ अप्रत्याशित चीजें की। पहली, उन्होंने उंगली से पेंडुलम को हल्का सा छुआ। हाँ, भले ही कंट्रोलर ने पेंडुलम को सीधा रखा, लेकिन मशीन की चाल में जो हल्का सा बदलाव आया, उसे नेटवर्क ने पकड़ लिया और रिकंस्ट्रक्शन एरर तुरंत बढ़ गई। दूसरा प्रयोग तो और भी ज्यादा प्रभावशाली था। उन्होंने एक धागे से पेंडुलम पर बहुत मामूली सा घर्षण, फ्रिक्शन पैदा किया। ये एक ऐसा बदलाव था जिसे इंसान की आंख आसानी से देख ही नहीं सकती थी। अच्छा। मोटर के वोल्टेज या पेंडुलम के कोण में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा, लेकिन नेटवर्क ने इस सूक्ष्म विचलन को पकड़ लिया और एक बड़ी एनोमली का संकेत दिया। ये तो कमाल है। और आखिर में उन्होंने पेंडुलम पर कुछ सिक्के रखकर उसका भार बदल दिया। जैसे ही सिक्के गिरे, एक छोटी एनोमली दिखी, और फिर जब पेंडुलम उस बदले हुए भार के साथ चला तो फिर से एनोमली का पता चला। ये प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस यानी भविष्य कहने वाले रखरखाव के लिए तो बहुत उपयोगी होगा, निश्चित रूप से। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि विफलता या फेलियर कैसा दिखता है। आपको बस ये जानना है कि सामान्य कैसा दिखता है। पारंपरिक प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में आपको फेलियर के बहुत सारे ऐतिहासिक डेटा की जरूरत होती है, जो अक्सर मिलता ही नहीं। यहाँ आप बस सामान्य ऑपरेशन का डेटा रिकॉर्ड करते हैं और सिस्टम को उससे कोई भी विचलन खोजने के लिए कहते हैं। तो जो कोई इस तकनीक को लागू करना चाहता है, उसके लिए कुछ व्यवहारिक सलाह क्या होगी? स्रोतों में 2 बहुत अच्छी सलाह दी गई हैं। पहली, अपने अंतिम उपयोगकर्ताओं को हाँ नहीं में जवाब देने के बजाय 0 से 100 के बीच एक रिस्क स्कोर दें। लोग इसे बेहतर समझते हैं। यह ट्रांजैक्शन 70% जोखिम भरा है, यह हाँ ये एक विसंगति है से ज्यादा उपयोगी जानकारी है। सही बात है। और दूसरी सलाह है कि परीक्षण और बस परीक्षण सिर्फ अपनी कंपनी में नहीं बल्कि अलग अलग वातावरण में टेस्ट करें। और सबसे जरूरी, सिंथेटिक डेटा बनाएं जिसमें आपको पहले से पता हो कि विसंगतियां कहाँ हैं। इससे आप ये देख सकते हैं कि आपका एल्गोरिदम उन्हें ढूंढ पा रहा है या नहीं। ये बात तो सही है। अगर आप उन विसंगतियों को नहीं ढूंढ सकते जिनके बारे में आप जानते हैं, तो आप उन विसंगतियों को कैसे ढूंढेंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते? आखिरी सवाल, क्या ये तरीके ट्विटर जितने बड़े पैमाने पर काम कर सकते हैं? स्केलेबिलिटी का क्या? मॉडिफाइड जी स्कोर बहुत अच्छी तरह से स्केल करता है क्योंकि ये सरल है। LOF डेटा पॉइंट्स की संख्या के साथ तो ठीक ठाक स्केल करता है, लेकिन अगर डेटा के डायमेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएं तो इसका प्रदर्शन खराब हो जाता है। और रही बात सीजनल हाइब्रिड ESD की, तो उसे तो ट्विटर ने बनाया ही इसलिए है कि वो उनके पैमाने पर काम कर सके, तो वो बहुत बड़ी मात्रा में डेटा के लिए बेहतरीन है। तो आज हमने विसंगतियों को परिभाषित करने से लेकर उन्हें खोजने के अलग अलग दार्शनिक दृष्टिकोणों को समझा। सांख्यिकीय, घनत्व आधारित और आइसोलेशन आधारित, और अंत में एक भौतिक डेमो में देखा कि कैसे मशीनों में हो रहे बहुत मामूली बदलावों को भी पकड़ा जा सकता है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि एनोमली डिटेक्शन की असली शक्ति ज्ञात सामान्य या नॉन नॉर्मल से विचलन को खोजने में है। ये आपको उन चीजों को खोजने की अनुमति देता है जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था कि मैं मौजूद हैं, और इसके लिए आपको बस ये जानना है कि सामान्य व्यवहार कैसा दिखता है।
और अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार। उस डेमो ने दिखाया कि एल्गोरिथम ने एक धागे से होने वाले घर्षण का भी पता लगा लिया, जिसे एक इंसान शायद नज़रअंदाज कर देता। ये एक सवाल खड़ा करता है, हमारे आसपास के सिस्टम्स में, चाहे वो हमारी कार हो, हमारे घर के उपकरण हो या बड़े औद्योगिक संयंत्र हों, ऐसी कौन सी सूक्ष्म अदृश्य विसंगतियां हर दिन हो रही हैं? अगर हम उन्हें सुनना सीख जाएं, तो वे हमें किसी चीज के टूटने या विफल होने से बहुत पहले क्या बता सकती हैं?